नमस्कार। जम्मू में रंगमंच बहुत पुराना है, लेकिन कमोबेश स्थिति वही थी जो देश के बाकी हिस्सों में थी। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि लड़कियों को मंच पर अभिनय करने की इजाज़त नहीं थी। लड़के ही लड़कियों के भी पात्र निभाया करते थे। यो यकीनन पात्र के साथ न्याय नहीं हो पाता होगा, लेकिन आज स्थिति बदली है। कुछ लड़कियों ने साहस करके मंच की तरफ कदम बढ़ाए और आज जम्मू का रंगमंच न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ है। नटरंग की काफ़ी प्रस्तुतियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। जम्मू रंगमंच की बात करें तो एक नाम बहुत उभर कर सामने आता है और उस अदाकारा ने न केवल आकाशवाणी, टेलीविज़न, फिल्मों में अपने काम का सिक्का जमाया, बल्कि रंगमंच को बेहतरीन प्रस्तुतियां भी दी। आप समझ ही गए होंगे, मेरी मुराद संतोष सांगड़ा मैडम के साथ है। मैडम, आपका एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक्सेलसियर ने मेरी पहचान बनाई है। पहले तो मैं धन्यवाद उनका करूंगी, फिर मैं आपका करूंगी। तो इनके लिए 2 शब्द मैं बोलना चाहती हूँ कि तुम्हें देख लेने से सब जान जाते हैं मुझे, मैं वो खोई हुई चीज़ हूँ जिसका पता तुम हो। वाह, क्या बात है। दूसरा कि आपने हमें यहाँ बुलाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस समय जो दौर चल रहा है, इसमें ना रेडियो है, ना टीवी है, ना कुछ है। आर्टिस्ट सब अपने अपने घरों में बंद पड़े हैं, तो किसी से कोई आना जाना, मिलना जुलना सब ख़त्म कर दिया है। कल्चर ही ख़त्म कर दिया हमारे जम्मू का। तो ये आपका धन्यवाद मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपने प्रोग्राम शुरू करके एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। मैडम, हमारा तो ये प्रयास है कि अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के माध्यम से अपनी लुप्त होती संस्कृति को बचाने का प्रयास किया जाए। चलिए बात करते हैं, क्योंकि आपने साहित्य सृजन भी किया है, हिंदी में लिखा, डोगरी में लिखा, लेकिन इस अंक में आपसे बात करेंगे सिर्फ रंगमंच को लेकर। जब आपने रंगमंच पे कदम रखा तो हालात कैसे थे? आप बहुत वरिष्ठ अदाकारा हैं, तो घर से क्या सपोर्ट था? क्या मतलब कैसा महसूस करते थे तब और आज? मेरी कहानी सुनकर थोड़ा हैरान होंगे कि आपने इतने एपिसोड बनाए हैं, इस किस्म का कोई नहीं था। पहली बात है कि मैं आपको चंद शब्दों में ये बोलूँगी, मैं उस जीती जागती तस्वीर की कहानी हूँ जिसका कोई फ्रेम नहीं। मैं उस जीती जागती तस्वीर की कहानी हूँ जिसका कोई फ्रेम नहीं। गत्ते का आधार लिए कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। गत्ते का आधार लिए कि मैं भी इस घर की सदस्य हूँ। धूप की परतों से बोझल, हवा के थपेड़ों से घिर घिर कर कोनों से उखड़ गई हूँ। फिर भी अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए मैं मुस्कराई हूँ फोटोग्राफर के संकेत पर। तो ये आप इसमें एक घूर शब्द मैंने बोले हैं, इसमें मेरी पूरी हिस्ट्री आप जान जाएंगे। मैं 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ती थी चनैनी में, तो वहाँ 8वीं तक स्कूल था। उसके बाद मेरे पिताजी तब बीडीओ थे। उसके बाद वो चंपेड़ी कैंप हुआ करता था, कोई 8-10 किलोमीटर दूर, एक दरिया क्रॉस करके आगे जाना पड़ता। मुझे वहाँ दाखिल करवाया क्योंकि 47 में जो लड़कियाँ अनाथ शरणार्थी थी उनका वहाँ था 2 मंजिला बंगला था, वहाँ पढ़ती थी। मैं भी पढ़ती थी वहाँ, मैं भी दाखिला ले लिया। तो मैं शुरू से उदासीनता में रहती थी और अकेलापन बहुत अच्छा लगता था। मैं कभी बैठ के खेतों में ऐसे पोज बनाती, कभी ऐसे बनाती, तो बात भी करती। तो कुछ पता नहीं, प्रिंसिपल ने महसूस किया कि हमने एक नाटक करना है, उसमें मैं इस लड़की को शकुंतला का रोल दूंगी। तब मैं 7वीं की 8वीं क्लास में थी। मैंने शकुंतला का रोल किया, लेकिन अफसोस की बात है, कोई ऐसी बात नहीं कहेगा जो मैं कह रही हूँ। मेरे पिताजी नीचे बैठे हैं, हालांकि वो एक नेता के रूप में उभरे हैं, एमएलए भी रहे, लेकिन मैं पॉलिटिशियन नहीं कहूँगी, नेता कहूँगी। उन्होंने बहुत काम किया। तो वो ऐसे हाथ रख के बैठे रहे। मेरा नाटक निकल गया
कोई उत्साह नहीं, कोई ये नहीं कि वाह वाह क्या। आजकल बच्चे, हम कहते अपने बच्चों को कितना करते हैं, मैंने अपनी बेटी को कितना किया हुआ है। तो मैं घर गई तो बस है ना, कुड़ी जवान हो गई, बहुत अफसोस हुआ। तो उसके बाद मेरी उदासीनता और बढ़ गई। तो फिर शादी हो गई, 17 से 18 साल में शादी, 23 साल में 3 बच्चों की माँ बन गई। तो उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ना कोई गॉडफादर था, ना कोई मशवरा देने वाला था, क्योंकि ऐसे घर में पैदा हुई, ससुराल में गई तो आसमान से गिरे खजूर में अटके, वहाँ ऐसे पहुँच के जहाँ की डबल घूंघट निकाल के चलती हैं औरतें, और शाह हवेली के अंदर कैद। तो उस दौरान में जब मैं जम्मू में आई, मैं सोचती थी मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं आर्य वैद कॉलेज में डॉक्टर बनूंगी, मैं वकील बनूंगी, सब अरमान। तभी मेरी कविताओं, मेरी कहानियों में मैंने अपना आप ही लिखा है कि मेरी सपनों मेरी उड़ानों पर लगे हैं रस्मों रिवाजों के पहरे, मेरे अपने ही, मैंने आपने सुनी हुई है शायद वो, अपने ही इर्द गिर्द मंडराते, सिरहाने धरी है परंपराओं की पोटली, मेरे सपनों मेरी उड़ानों पर लगे हैं रस्मों रिवाजों के पहरे, मेरे अपने सिरहाने रखी है परंपराओं की पोटली, मेरे अपने ही मेरे इर्द गिर्द बिखर जाते हैं, बिखार देते हैं लहू के चंद कतरे। लेकिन एक बात है, चलो ठीक है, शुरुआत जैसी रही, लेकिन उसके बाद फिर मैं जब जम्मू में आई तो यश शर्मा जी ने मुझे कहा कि मैं एक नाटक लिख रहा हूँ। सबसे खुशी की बात है, आज तक मैंने जितने भी नाटक किए हैं, राइटर ने मुझे बुक किया है, राइटर ने। नरसिंह देव जम्बाल, इन्होंने वहाँ शालामार में जो बनाया स्टैचू, उसके लिए मुझे महारानी का रोल दिया। मूलंकर हाल में भी किया रोल दिल्ली में। वहाँ पर कर्ण सिंह जी स्टेज पर आए, मुझे कहने लगे मेरी दादी लग रही हो तुम, संसारो देवी। मुझे नहीं पता कौन थी वो कौन नहीं। तो राइटर ने, मदन मोहन शर्मा, जो भी नाटक होता था मेरा नाम वो पहले देते थे। खुशी की बात ये है कि उन्होंने मुझे बुक किया। तो यश शर्मा जी ने इंट्रोड्यूस रेडियो में करवाया। उसके बाद मैं 76 में रेडियो में आई और 80 में मैं साहित्य के दरिया में उतर गई। अभिनव, मैं ये कहना चाहता था कि जैसे कि आपने कहा कि मेरी एक उम्मीद थी कि मैं जब जम्मू आ गई डॉक्टर बनूं, वकील बनूं, ये पेशा अपनाऊं, वो वाला अपनाऊं, लेकिन रंगमंच के माध्यम से आपने हर किस्म का जब पात्र निभाया तो वो खुशी आपको अंदर ही अंदर महसूस ज़रूर हुई होगी। जब मैं आई तो आपको सच बता रही हूँ, कोई किसी ने नहीं कहा कि तुम जाओ, आजकल जैसे माँ बाप कहते हैं, चोरी छुपे जैसे भी अपना रोल किया और भागते भागते घर आ गई। तो ऐसे मैंने वो किरदार किए, लेकिन उनमें जान डाली। पहला प्ले था गोकुल चोर, यश शर्मा का लिखा हुआ, जबकि एयरफोर्स एरिया में किया तो मुझे 2200 रुपया इनाम दिया था उन्होंने। फिर कनक मंडी के एक शाह हैं, उन्होंने आग के बीज में कहा था 250 रुपया मोहतरमा, मेरे ऐसे स्टेज पर रखा, पाँव के पास दिया। तो बड़ी खुशी हुई कि अच्छा किरदार कर लिया मैंने, मेरा उत्साह बढ़ता गया। तभी तो नाटक संग्रह में मैंने लिखा है दूरा दा रिश्ता, दूर के रिश्ता, आपसे मेरा दूर का ही रिश्ता है, कोई रिश्ता ऐसा नहीं है। लेकिन कलाकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध रहता है। मैं दर्शकों एक बात कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैम ने खुद कहा कि रंगमंच के माध्यम से इन्होंने अलग अलग जब पात्र निभाए तो वो अनुभूति जो इनको अनुभव हुई वाकई में बयान नहीं की जा सकती, शब्द नहीं है उनके लिए, वो सिर्फ आत्मसात होती हैं वो चीज़ें। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर डोगरी में जो आकाशवाणी से प्रसारित हुए हैं नाटक, उनको अगर किसी ने मकबूल किया है तो एक ऐसी वॉइस भी है जिन्होंने पहाड़ी टोन में या डोगरी में डिफरेंट टोन अपना के मैंडरिज्म लेके जो नाटक हुए, जिनमें उन्होंने अलग अलग पात्र निभाए, वो कमाल के थे, क्लासिक माने जाते हैं। आज भी डोगरी भाषा को उस माध्यम से भी मैडम ने प्रचारित किया, प्रसारित किया, प्रमोट किया। मैंने आपको, अब मैं डोगरी और पंजाबी में वो मैंने काफ़ी किया, तो मैक्सिमम अवार्ड पंजाबी में भी लिए, हालांकि मेरी पंजाबी भाषा नहीं है। हम यहाँ पे डोगरी भाषा की बात करेंगे। जब हम जम्मू में आए तो मैंने यही सोचा था कि मैं डोगरी को कहाँ से कहाँ ले जाऊँगी। उसके लिए मैंने अपनी हिंदी ख़राब की, क्योंकि रेडियो में कोई प्रोग्राम भारद्वाज जी नहीं देते थे मुझे। तो मैंने एक वो सब्जी मंडी में एक सब्जी बेचने वाले से कोई बातें, वो कुछ अजीब सी बात कर रहा था, तो कहता आपका हो गया। मैंने कहा तुम बातें करते रहो, मैं चुनती रही सामान। तो उससे मैंने ये पहाड़ी भाषा पिक की। एक्टर में सबसे बड़ी यही रहती है काबिलियत कि वो ऑब्जर्वेशन कर।
जब मैं नरसिंह देव जी का प्ले किया था तो मैं कहा महारानी का रोल में उसमें कुछ होता नहीं, मैं नहीं करूँगी। फिर मैंने सोचा इसको खूबसूरत कैसे बनाया जाए, उसमें मैंने ऊना की बोली लाई, क्योंकि वो सफ़ेदी करने वाला कर रहा था, मैंने उससे सीखे। तो आकी अल्लाह तो महाराजा जी अल्लाह तो निकड़ी भी है। तो मदन मोहन के शर्मा का जो ड्रामे थे उसमें एक था एक परछामा बदली था, उसमें 2 डायलॉग आपको मैं सुनाती हूँ। बुआ तू की सुना कदे 10 बारे तो पहले मिलदी ना मिकी, तां तू ही पता लगदा जे आऊं कोना। बुआ सच्ची गल सुना, 2 पुत्तर जम्मे वो अपने हत्थें के मुहाई बैठी, हो एक दा ब्याह कीता एक टुरिए लामा, ता उत्थे नोड़ी तार गए पुजी। ते दुआ बुआ रन्ना ने नेहा दुमड़े कन्ने जुटिया जे मोरी दी सुध के भुल्ली गया। बुआ 5 बारी कफनू मारा पिया मिकी, तो भी मैं तार टप्पिए शहर उठी आई। मैडम, डोगरी भाषा को प्रचार देने के लिए नाटक विधा जो है, जम्मू में जो भी रंगमंच के नाटक खेले गए उनका कहाँ तक योगदान है? किसमें? डोगरी भाषा को प्रसारित करने में है नाटक जो लिखे गए। मैं एक चीज़ आपको, मैं कल आपका प्रोग्राम एक सुन रही थी कि हम लोग क्या करते हैं कि बाहर के जो ड्रामे लिखे हुए नाटक उनको डोगरी में ट्रांसलेट करते हैं। क्यों ना, हमारे पास इतने प्लाट हैं कि आप लिख के ख़त्म नहीं कर सकते। मैं वही कहना चाहता था कि तो लिखिए जैसे मिट्टी की खुशबू आए। अब मदन मोहन शर्मा का ड्रामा क्यों पसंद किया जाता था? क्योंकि उसमें मिट्टी की खुशबू थी। आपकी लेखनी में जब तक आपके माँ का दूध और की स्याही और मिट्टी की खुशबू नहीं होगी तो आपको, यही सांस्कृतिक विरासत है कि हम अपनी भाषा को पहचाने। मैंने आपको बताया ना कि जब रेडियो में प्रोग्राम नहीं मिलते थे तो मैंने उस भाषा को इम्प्रूव करने के लिए अपनी हिंदी ख़राब की। जबकि जम्मू में सेंट्रल स्कूल में टीचर कहता था कि बच्चों की इतनी अच्छी हिंदी क्यों है, क्योंकि मैं खुद बोलती थी। लेकिन जब मैं डोगरी उसको कैच करना, माड़ी इज्जत, अब वो ऐसा हो गया, इतना पक्का हो गया कि मैं हिंदी में बोलने लगी इज्जत। ठीक है ना, मैं बहुत बड़ी डोगरी और हिंदी उलट है उच्चारण में ना। तो लेकिन डोगरी का देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दफ़ा हमारी शूटिंग हो रही थी पत्नी टॉप में, तो फिल्म थी राजीव कपूर और जूही चावला थी, उसमें मेरा मदर का रोल था। वहाँ एक पायलट आया तो वो उसमें लगे बातें करने, मट्टू जो प्रोड्यूसर था उसके साथ बात करने लगा। तो वो हिंदी अंग्रेज़ी में कहता अपनी लैंग्वेज में बोलो ना। मुझे इतना खुशी हुई कि इस शख्स ने, एक प्रोड्यूसर के साथ पायलट बोल रहा है कि क्यों ना हम कश्मीरी में बात करें, लेकिन एक हम डोगरे हैं, हमारे में यूनिटी नहीं है। सच्ची बात बताऊं आपको, ये अतीत में भी ऐसा था कि मैं देखिए वहाँ जो देख के हुआ, मैंने कहा चाहे कुछ भी होगा मैं डोगरी ही बोलूँगी। कोई भी मिलता था तो उनको यही बोलती थी डोगरी। एक राम राम नहीं छोड़ा बोलना, गुड बाय वो मैंने नहीं सीखा, क्योंकि पाँव छूने से भक्ति आती है, हाथ मिलाने से आसक्ति होती है। अब आप पाँव छूओगे तो उसमें भक्ति है, लेकिन हाथ मिलाने से आसक्ति है। तो इसलिए मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, जाओ भगवान जी को हाथ जोड़ो, हाय बाय ऐसे ऐसे करना नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर इतना रईस है। मैं कहती हूँ हिंदुस्तान का ही है, लेकिन डोगरों का अगर आप डेप्थ में जाएंगे, क्यों डुगर कहते हैं, 2 डुग थे, सरासर और सुरवीसर, खड्डे थे ये 2, इनको तभी डुग्गर कहते हैं। तो इस डुग्गर को हम क्यों ना पहचाने? इसकी हर अच्छी चीज़, जैसे हम बाहर से बाज़ार से कोई सामान लेते हैं, भाई दिवाली है ये सजा दो वो सजा दो, तो क्यों ना हम बाहर की चीज़ों को लाके डोगरी को क्यों ना सजाएं, इसे क्यों ना सजाएं? तो भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक विरासत को कैसे बचा सकते हैं, या फिर डोगरी भाषा जो मातृभाषा है हमारी, वो घर घर तक कैसे लोग बोलें, हर बच्चा डोगरी भाषा में बात करने में अपने आप को गर्व महसूस करवाए और पेरेंट्स भी गर्व महसूस करें? एक तो पेरेंट्स को अंदर वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है वो निकलना चाहिए। छोटी छोटी लड़कियां देखती हैं बच्चों आना, बर्तन धोने वाली औरतें भी बच्चों के साथ हिंदी बोलती हैं, क्यों वो शुद्ध हिंदी बोलने नहीं, डोगरी में ही हिंदी शुद्ध नहीं होती हिंदी, तो क्यों ना फिर डोगरी में ही बात की जाए। एक बात है, हमारा कल्चर जब तक राइटर
ऐसी सुंदर सुंदर कविताएं कहानियां नहीं लिखेगा जैसे चंदा मामा पहले आया करती थी, वो छोटे छोटे बेताल क्या कौन से आते थे। तो वो इस तरीके का, अब बच्चों को मोबाइल दे दिया आपने, उसमें गेम्स लगे हैं, उसमें लगे हैं, क्यों ना उनको, मेरी जो छोटी लड़की है हमारे घर में उसको मैं देखती हूँ कि वो हर चीज़ मेरी कॉपी करती है। बच्चे कॉपी करते हैं। मैं गाड़ी को चलते समय उसको ऐसे ऐसे करती हूँ तो वो उसने भी करना शुरू कर दिया। कहती है क्यों कर रहे हो? मैं अच्छा, घोड़े को भी लोग थपकी देते थे तो गाड़ी को भी दो, ताकि तुमने हमें ले जाना है मंजिल तक। तो ये बातें किससे सीखता है बच्चा? आज आप करते हैं, श्राद्ध करते हैं या कुछ भी करते हैं, आपने देखा है आपके माँ बाप कर रहे हैं, ना कि आपने कहीं पढ़ा है। देखिए, जो संस्कार आपको दादी नानी की गोद में मिलेंगे वो किसी क्रच में नहीं मिल सकते। स्कूलों में डिग्रियां मिलती हैं, शिक्षा मिलती है, लेकिन घर में दीक्षा मिलती है। सही बात। दीक्षा दीजिए अपने बच्चों को। हमने अपने जम्मू को, हमने डुग्गर को, इसको कहाँ से कहाँ पहुँचाना है। जब तक ये नीयत नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ये अब मत सोचिए मिलावट में ये अंग्रेज़ी बोल दी, थोड़ी हिंदी बोल दी, संस्कृति बोल दी, नहीं 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 नहीं, कहीं भी आपने बात करनी है डोगरी में करो। रंगमंच की क्या दशा है आजकल? डोगरी में रंगमंच होता है क्या? एक बार हुआ था एनुअल ड्रामा फेस्टिवल डोगरी में, तब तो बहुत नाटक आए थे। ऐसे तो कहा जाता है कि डोगरी में नाटक ही नहीं है रंगमंच के लिए। लोगों को अगर चाहिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, गवर्नमेंट भी करे, जो एकेडमी में बैठे हुए हैं, कि अगर जम्मू कश्मीर में आप चले जाइए, मैक्सिमम कश्मीरी नाटक होंगे। जम्मू में इतने नाटक क्यों नहीं होते? इतनी लिस्ट देखिए, कोई एक डोगरी का होगा क्यों? अगर आपने इसको प्रमोट करना है तो डोगरी की अखबार हो, डोगरी की मैगज़ीन हो, डोगरी संस्था बहुत कुछ कर रही है डोगरी के लिए, लेकिन बाकी लोग भी तो साथ देना। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। रविंद्रनाथ टैगोर का क्यों इतना फेमस हुए वो बंगाल में? क्योंकि उन्होंने हर चीज़ अपनी बंगाली में करना शुरू की, इसलिए बच्चों ने भी सीखा। हम नहीं सिखा पा रहे उनको। हमारे अंदर पता नहीं कौन सी कमज़ोरी है कि नहीं, हिंदी बोलो, अंग्रेज़ी बोलो। ये सब खिड़कियां हैं आपकी हवा आने के लिए। घर के अंदर हवा आने के लिए खिड़कियां ज़रूरी हैं। अंग्रेज़ी ज़रूरी है, हिंदी ज़रूरी है, हर भाषा ज़रूरी है, लेकिन आपने सांस तो अपनी भाषा में है लेनी, मातृभाषा में है। वो आपको सोचना चाहिए। इसके लिए मैं बहुत हैरान होती हूँ, कहीं भी हम मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं नहीं करती। बातें तो बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास वक्त की कमी रहती है, इसीलिए हमने आज सिर्फ रंगमंच पे बात की और आप एक्सेलसियर स्टूडियोज़ में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि मैडम संतोष सांगड़ा जी ने कहा कि हमें अपनी मातृभाषा बचाने के लिए अपने बच्चों को भी प्रोत्साहित करना होगा मातृभाषा में बात करने के लिए, और हमें खुद भी उनके साथ बातचीत अपनी ही भाषा में करनी चाहिए। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।